प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और 11वीं क्लास की फिजिक्स में बच्चों जो हमारा खंड क्या चल रहा था आपका, यानी कि जो सेकंड बुक चल रही है इसकी आपकी सेकंड पार्ट क्या दीजिए आप इसका खंड क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर। ये भी आपका बोर्ड के होम एग्जाम जो आपके होते हैं 11वीं क्लास के, उसमें 35 मार्क्स का आता है। इसमें जो आपके जो पहली यूनिट है उसके अंदर जो पहला चैप्टर आपका है ठोसों के यांत्रिक गुण। ठीक है, आज बच्चों इस चैप्टर का आपका लेक्चर नंबर 2 रहेगा और ये बच्चों इस चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि टोटल हमारे इस चैप्टर के बच्चों आपके 2 लेक्चर रहेंगे। ठीक है, पहला लेक्चर आपका पहले करवा चुके हैं हम, आज हमारा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, ठोसों के यांत्रिक गुण। तो बच्चों देखिए, आज हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें कि जब हम किसी वायर को खींचते हैं तो उसमें खींचने में हमको कितना काम करना पड़ता है, या उस तार में कितनी स्थिति ऊर्जा आपकी स्टोर हो जाती है, संचित हो जाती है। ठीक है, तो देखिए किसी तार को खींचने में हेडिंग आपका रहेगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका हेडिंग है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका एग्जाम में आ जाता है। 5 नंबर का आपका लगभग ये बच्चों होम एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देखिए किसी तार को खींचने में कृत कार्य एवं प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं बच्चों, जब भी किसी वायर को खींचते हैं तो जब भी हम किसी वायर को बच्चों खींचेंगे तो खींचने के दौरान क्या होता है बच्चों, बल लगता है। और बल लगने से क्या होगा कि जो उसके वायर के आंतरिक कण होते हैं वो भी बाह्य बल पर उतना न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया के अनुसार उतना ही बल हम पे लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम बल लगाते हैं तो वो अपने मार्ग से अपने स्थान से विस्थापित हो जाते हैं, और विस्थापित जब होंगे बच्चों तो बल लगता है, साथ में दूरी को तय करते विस्थापन होता है। तो बल को ना विस्थापन से बच्चों वहां पर कार्य हो जाता है। ठीक है, तो एक तो हमको वो कार्य निकालना है, साथों साथ वो कार्य बच्चों उस तार में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित भी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए माना किसी तार पर बाह्य बल लगाकर खींचने पर तार में आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है। जैसा भी बताया कि उसके जो आंतरिक कण होंगे बच्चों वो अपने स्थान से विस्थापित होने का प्रयास करेंगे, तो वो आंतरिक प्रतिक्रिया बल आपको उत्पन्न हो जाता है जो तार को खींचे जाने का विरोध करता है। जैसे हम वायर को खींचने लगेंगे, हम किसी वायर को जब खींचते हैं जितना ज्यादा बल हम लगा रहे होंगे बच्चों उतना ही ज्यादा बल वो हम पे लगाता है, न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के तृतीय नियम के अनुसार। ठीक है, अतः तार को खींचने में इन बलों के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, यह कार्य तार में प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा के रूप में बच्चों संचित हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास बच्चों, मान लिया हमने कि हमारे पास एक वायर है। ठीक है, मान लिया आपने यहाँ पर हमारे पास में एक वायर है ये वाली। ठीक है, हमने मान लिया हमारे पास में बच्चों एक वायर ये वाली है। ठीक, अब इस वायर का जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा आपका, है ना, वो हमने मान लिया ये होगा इस तरीके से। ठीक, ये इसका बच्चों एरिया आ गया, और हमने दूसरा इसको मान लिया कि हमने यहाँ पर इसको किसी दृढ़ आधार से यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, अब दृढ़ आधार से इसको बांध दिया है यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमने इसको दृढ़ आधार से बांध दिया है। तो उस केस में बच्चों इस वायर की हम प्रारंभिक लंबाई को लेकर चलते हैं कि प्रारंभिक लंबाई बच्चों इसकी एल रही होगी। ठीक है, इसकी प्रारंभिक लंबाई आपकी एल रही होगी। एल मान लेते हैं इसकी लंबाई बच्चों, हमने मान ली कि एल लंबाई इसकी है। ठीक है, और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है इसका बच्चों ए है। ठीक है, आपने इसको नीचे की तरफ खींचा। ठीक है, और जैसे आपने बच्चों से फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से क्या होगा बच्चों, ये इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा और ये वायर हल्की सी आपकी नीचे की तरफ खिंच जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें बल लगाने से इसकी लंबाई में बच्चों वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इतनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, हमने मान लिया बच्चों इस तरीके से इतनी वृद्धि हो जाती है, तो जो लंबाई में वृद्धि दिखा रखी है बच्चों हमने वो मान लेंगे कि एल वृद्धि हो जाती है। तो बल के लगने से तो हो रहा है, बल मान लेते हैं आपने कोई भार टांग दिया तो mg इसका भार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए माना कि इसे तार की प्रारंभिक लंबाई बच्चों एल है। ठीक है, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपका कैपिटल ए हो गया। जब तार की लंबाई की दिशा में हमने बल एफ लगाया जैसे यहाँ दिखा रखा बच्चों, तो तार की लंबाई में स्मॉल एल वृद्धि हो जाती है। तो बच्चों उसमें 2 चीजें उत्पन्न होंगी, एक अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा अनुदैर्ध्य विकृति। तो ध्यान देंगे आपका यहाँ पर बच्चों, एक तो आपका यहाँ पर है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो आपका वैल्यू निकल कर एफ अपॉन है। दूसरा आपका अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति होती है बच्चों लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई।
लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, स्मॉल एल हुआ। ठीक है, डायग्राम में दिखा रखा है। और पहली लंबाई बच्चों में कितनी मानी है, कैपिटल एल मानी है। ठीक है, तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक का बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या था बच्चों आपका, जो प्रतिबल आपका होता है, ठीक है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक बराबर आपको होता है प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल आपको होता है एफ अपॉन ए, विकृति आपकी होती है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो ये देखिए ए नीचे आ जाएगा बच्चों आपका, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला एल ऊपर चला जाएगा। तो आपका आ जाएगा एफ एल अपॉन में ए एल। ठीक है, अतः तार की लंबाई में एल वृद्धि करने के लिए आवश्यक बल अगर हम निकालते हैं बच्चों, तो बल हमारा निकल के जाता है बच्चों एफ बराबर वाई ए, यानी कि वाई ए, ठीक है, अपॉन एल इंटू में स्मॉल एल। तो हम यहाँ से बच्चों कह सकते हैं कि जो हमारा बल निकल कर आया है बच्चों, वो निकल कर आया एफ बराबर वाई ए अपॉन एल इंटू स्मॉल एल। ठीक है, तो इतना बल लगाने से, जैसे हमारे पास ये बच्चों वाली वायर थी, इतना बल लगाने से इसमें खिंचाव उत्पन्न होगा या लंबाई में बच्चों उसकी परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना तार को अति सूक्ष्म, तार की लंबाई में लिख लीजिए, तार की लंबाई में अति सूक्ष्म वृद्धि dl करने में किया गया कार्य। बच्चों जब कार्य हमने लंबाई में वृद्धि बहुत कम करी है, dl की है, तो कार्य बच्चों आपका कम ही रहा होगा। तो इसलिए कार्य आपका आ जाएगा, कार्य बल आपका होता है बच्चों बल गुना विस्थापन। विस्थापन कितना हो रहा है आपका, dl हो रहा है। इसको समीकरण नंबर अगर 1 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 से बच्चों यहाँ पे मान रख देंगे। समीकरण 1 से बच्चों ये वाली वैल्यू रख देंगे आपके यहाँ पर। तो जैसे मान रखेंगे आपका बच्चों, देखिए क्या आएगा, डी डब्ल्यू बराबर आपका जाएगा वाई ए अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल इंटू डी एल। ठीक है, तो इतना कार्य आपको करना होगा। अब आपको बच्चों जैसे मैंने कार्य निकाला है वाला, तो ये कार्य तो जो है आपका बहुत सूक्ष्म होगा। ठीक है, अब फाइनल कार्य देख लेते हैं कि जब लंबाई में वृद्धि हमने करी नहीं थी, अतः हम यहाँ पर कह देंगे बच्चों, अतः L1 की जब वृद्धि आपने कुछ नहीं करी, यानी कि कोई वृद्धि आपकी नहीं होती है, कोई बल नहीं लगाया होगा आपने, उस केस में आपके लिए जो प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि रहेगी 0 रहेगी, से L2 बराबर L यानी कि अंतिम लंबाई तक वृद्धि कर दी जाती है, तक वृद्धि करने में किया गया कुल कार्य। ठीक है, तो अब देख लेते हैं बच्चों कि टोटल कार्य हमने यहाँ पर कितना कर लिया है। कुल कार्य अगर हम बच्चों निकालते हैं तो उसकी वैल्यू देखिए कितनी आएगी। अब यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर आपका जाएगा बच्चों यहाँ पे 0 टू L वाई ए अपॉन कैपिटल इंटू स्मॉल एल डी एल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों जो डी लग रहा है आपका, जो डी लग रहा है वो केवल एल में लग रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो आपकी होगी कांस्टेंट होगी। तो इस कांस्टेंट को बच्चों जब बाहर निकाल लेंगे आप, तो आपका यहाँ से आ जाएगा, तो डब्ल्यू बन जाएगा ये वाला, और यहाँ से वाई ए बाहर आ गया, एल अपॉन बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू एल डी एल बच गया। ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं बच्चों इंटीग्रेशन का, कि अगर एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो उसका फॉर्मूला बनता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। ठीक है, चूंकि यहाँ पर x की जगह d है, सॉरी l है, और अंदर भी बच्चों l है, तो इसके लिए l dl का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, और जब बच्चों l dl का इंटीग्रेशन होगा आपका, ठीक है, l dl का इंटीग्रेशन होगा, तो देखिए बच्चों वैल्यू क्या निकल कर आपकी आती है यहाँ पे। देखिए तो वैल्यू बच्चों आपके निकल के यहाँ पर आ जाती है W बराबर बच्चों क्या निकल कर आएगा यहाँ से आपका वाई ए अपॉन एल। ठीक है, और इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो आपको आएगा एल की पावर 2 अपॉन में 2, यहाँ पे लिमिट जाएगी 0 टू एल। ठीक है, अब बच्चों लिमिट रखेंगे। ठीक है, पुटिंग द लिमिट रखने का तरीका बच्चों, पहले हम रखते हैं अपर लिमिट माइनस फिर लगा के रखते हैं लोअर लिमिट। तो W बराबर आपका जाएगा बच्चों अपर लिमिट, पहले वाई ए अपॉन में एल जाएगा,
और अपर लिमिट देखें तो बच्चों एल के स्थान पे एल जाएगा स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस लगाकर लोअर लिमिट एल के स्थान में जाएगा बच्चों 0, तो एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको देख लेंगे। अब आगे अगर चलते हैं बच्चों, तो आगे इसको देखते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो 1/2 वाई ए अपॉन एल इंटू में स्मॉल एल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से बच्चों आपका जो किया गया कार्य होगा वो ये निकल के आ जाता है, जो किया गया कार्य होगा ये मेन फॉर्मूला एक तरीके से आपका यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इसको समीकरण मान लेंगे आप, कोई से भी समीकरण अगर हम देखें तो पहले इसको समीकरण एक मान लेते, जो कि सबसे पहले अभी तक हमने कोई समीकरण बच्चों मानी नहीं है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बच्चों आगे और सॉल्व किया जाएगा। आगे और सॉल्व कैसे किया जा सकता है बच्चों, अगर इसमें देखें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 1/2 वाई ए अपॉन एल इंटू में एल स्क्वायर। ठीक है, और एक एल से बच्चों हमने गुना कर दिया, एक एल से बच्चों हमने भाग कर दिया, अपने पास से गुना करिए, अपने पास से भाग कर दिया। क्यों किया ऐसा, देखिए बच्चों अभी चलेगा आपको पता, हमने ऐसा क्यों किया। W बराबर क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 इंटू में y इंटू देखिए इंटू आपका बच्चों यहाँ पर जाएगा L ये वाला और कैपिटल L ये वाला। ठीक है, एक L क्योंकि स्क्वायर था ना, इस एक L अपॉन में ये वाला L। ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्या इसको ऐसे लिखते हैं, A इंटू में L कैपिटल ये वाला L यहाँ पर आ गया और A यहाँ पर आ गया। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि स्मॉल एल जो है बच्चों लंबाई में परिवर्तन है, एल जो है बच्चों आपका कैपिटल है वो है प्रारंभिक लंबाई, तो स्मॉल एल और कैपिटल एल यानी कि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई है, इस तरीके से आपको हो जाता है विकृति। और ए इंटू एल एरिया इंटू लेंथ आपका बन जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका ये आयतन। तो इसलिए अब इसको हम बच्चों लिख सकते हैं, अतः तार को खींचने में किया गया जो कार्य होगा वो आपका निकल के आएगा बच्चों W बराबर 1/2 वाई। वाई क्या है बच्चों आपका यंग प्रत्यास्थ गुणांक। ठीक है, इनटू में क्या आएगा बच्चों विकृति, विकृति और वो भी विकृति का बच्चों स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार है ना, इनटू में आपका आ जाएगा बच्चों आयतन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको बच्चों ध्यान रखना है। तो ये आपको किया गया कार्य होगा और यही कार्य बच्चों किसी भी तार में किसी भी निकाय में किस में संचित हो जाएगा, इस स्थितिज ऊर्जा के रूप में। देखिए यही कार्य तार में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 वाई इंटू विकृति का स्क्वायर इंटू में आयतन। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक, अब दूसरा अगर आपसे अगर पूछ लेता है बच्चों कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, या इसको बच्चे बोलते हैं ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व कहते हैं इसको। तो उसको दिखाते हैं स्मॉल यू से, आपको जाएगा ऊर्जा बटे आयतन, आयतन आ जाएगा बच्चों अपॉन में, आपके पास बचेगा बच्चों 1/2 गुना वाई इंटू विकृति का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका बच्चों ये आ जाएगा निकल के यहाँ से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो यहाँ से आप जानते हैं कि जो आपके पास में बच्चों वाई होता है आपका होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, यंग प्रत्यास्थ गुणांक आपका होता है प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, तो क्या बच्चों हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, स्मॉल यू बराबर 1/2 प्रतिबल बटे विकृति गुना विकृति का स्क्वायर। तो बच्चों यहां से देखेंगे आप
एक विकृति से विकृति कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा बच्चों स्मॉल यू बराबर 1/2 गुना प्रतिबल गुना विकृति। ठीक है, तो ये बच्चों मेन फॉर्मूला आपके पास में आ जाता है, और आपको इसमें कहीं पर भी छोड़ा जा सकता है। ये आपसे क्वेश्चन में क्या आएगा कि किसी तार को खींचने में सिद्ध कीजिए कि इतनी स्थिति जो होती है, तो जहां तक वो कहता है बच्चों आपको वहां तक का ही काम करना होगा। वो आपसे बच्चों यहाँ पर भी पूछ सकता है, वो आपसे यहाँ तक कह सकता है, वो आपसे बच्चों यहाँ तक भी कह सकता है। जहां तक वो क्वेश्चन में कहे उसके अकॉर्डिंग आप इसको वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चल लेते हैं कि अगर हमारे पास में दो मतलब एक वायर है और उसको दो क्लैंपों से कस देते हैं, तो जब उसको ठंडा किया जाएगा तो वहां पर वो उन क्लैंपों पे या उस दृढ़ आधारों पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, कितना फोर्स जनरेट करेगा। ठीक है, दो क्लैंपों के मध्य दो क्लैंपों के मध्य तार को ठंडा करने पर तार में उत्पन्न तापीय प्रतिबल तथा बल। ठीक है, तो देखिए हमने मान लिया कि माना तार की प्रारंभिक लंबाई बच्चों एल रहेगी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बच्चों आपका ए रहेगा। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपका ए रहेगा का एक तार दो क्लैंपों के मध्य है। अब तार को ठंडा किया जाता है, तो जब ठंडा किया जाएगा बच्चों उसकी लंबाई कम होगी, और जब तार को ठंडा किया जाएगा तो ताप में कमी भी होगी, लंबाई में कमी होती है, जिससे तार पर एक तनाव उत्पन्न बल होता है। ठीक है, यदि तार के ताप में डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है, तब तार के पदार्थ का अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक अल्फा है ना, अल्फा व यंग प्रत्यास्थ गुणांक बच्चों वाई हो, तो तब अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ गुणांक होता है तार की लंबाई में होने वाली कमी बटे प्रारंभिक लंबाई गुना ताप में परिवर्तन। बच्चों अगर यहाँ पे परिवर्तन में यहाँ पे कमी आता है तो ताप में कमी होगी, अगर ताप में वृद्धि होती है तो लंबाई में वृद्धि होगी। फिलहाल चूंकि तार को हम ठंडा कर रहे हैं, तो तार को ठंडा करने में ताप में कमी होगी, तो हमने लिखा ताप में परिवर्तन, तो डेल्टा टी डिग्री आ गया। तार की लंबाई परिवर्तन मान लिया कि हमारे पास स्मॉल एल है, प्रारंभिक लंबाई बच्चों आपका आ गया एल है। ठीक है, तो यहां से बच्चों आपका निकल के आ जाता है ये वाला कि अल्फा बराबर परिवर्तन आपका हो गया एल। ठीक है, प्रारंभिक लंबाई हो गया एल और ताप में कमी होगी डेल्टा टी, तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई एक तरीके से हो जाती है बच्चों ये विकृति। ठीक है, तो विकृति अगर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों एल अपॉन में एल बराबर हो जाता है अल्फा डेल्टा टी आ जाता है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, दूसरा हम जानते हैं बच्चों कि यंग प्रत्यास्थ गुणांक, यंग प्रत्यास्थ जो गुणांक होता है उसको y से दिखाते हैं। y बराबर आपका होता है बच्चों प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, तो यहां से बच्चों अगर निकालें प्रतिबल, तो प्रतिबल बराबर आप पाएगा y इंटू में विकृति। ठीक है, प्रतिबल को F अपॉन ए लिख लेंगे बच्चों, यहां से आपका आएगा y इंटू विकृति। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 देखिए, समीकरण नंबर 1 से विकृति की वैल्यू को यहां रखेंगे, तो आपका वैल्यू देखिए क्या बन जाएगी बच्चों, F बराबर ए को ले जाएंगे वहां पे, तो a इंटू में y इंटू में विकृति आपकी बच्चों यहाँ पे वैल्यू जाएगी अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ से आपका बल निकल जाता है बच्चों F बराबर वाई ए अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चों आपके, तो इस तरीके से इतना तापीय बल बच्चों वहां पर लगेगा या कार्य करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। जैसे कुछ क्वेश्चंस में कह रहा है, ये क्वेश्चन किस तरीके से कह रहा है बच्चों आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि माना एक तार हमारे पास में जिसका रेखीय विकृति बच्चों यहाँ से आपको दे दिया, विकृति दे दिया एक तरीके से, तो हम इसको रेखीय विकृति लिख लीजिए, विकृति लिख लीजिए की बात रहेगी। तो आपको विकृति दे रखी है बच्चों 2 गुना 10 की पावर माइनस के 4 है। ठीक है, चूंकि बच्चों विकृति को मात्रक होता नहीं है इसलिए इसका मात्रक हम नहीं लिख रहे हैं। तो उसमें कहता है कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। ठीक है, तो क्या पूछ लिया आपसे, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, इसके अलावा आपसे स्मॉल यू पूछ लिया बच्चों। ठीक है, और ये कहता है तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक को वाई दे रखा है 1.2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो जस्ट अभी आपके बच्चों याद होगा हमारे पास एक फॉर्मूला आया था निकल के, यहां पर अगर आप ध्यान दें कौन सा फॉर्मूला आया था बच्चों आपके पास में, एकांक आयतन संचित ऊर्जा स्मॉल यू बराबर 1/2 वाई गुना विकृति का स्क्वायर। ठीक है, देख रहे हैं वाई गुना विकृति का, वाई के यहाँ पे यंग प्रत्यास्थ गुणांक इंटू विकृति का स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लगा के चलेंगे बच्चों, यहाँ पे यहां पर आप फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों कौन सा वाला,
स्मॉल यू बराबर आप लगा लेंगे 1/2 वाई इंटू विकृति का स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल यू बराबर 1/2, वाई की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू 10⁻11। ठीक है, विकृति का स्क्वायर यानी कि इसको 2 बार लिखेंगे बच्चों, 2 गुना 10⁻⁻4 गुना 2 गुना 10⁻⁻4। ठीक है, अब ध्यान दे बच्चों, तो यहां से 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, इसकी इसमें गुना कर देंगे। तो जब गुना करेंगे बच्चों तो वैल्यू देखिए कितनी आपके पास निकल कर जाएगी, स्मॉल यू बराबर 12×24 यानी 2.4 निकल के आएगा। देखिए 4 दूनी 8 पावर माइनस हो जाएंगे, 11 पावर प्लस की बच्चों, तो कितनी बचेंगी 10 की पावर प्लस की 11, सॉरी प्लस की 11 थोड़ी बचेंगी, 11 में से 8 तो चलेगी ना, तो इसलिए पावर बचेंगी बस आपके पास में 3। ठीक है, तो उसका मात्रा क्या बच जाएगा बच्चों आपका जूल पर मीटर क्यूब, चूंकि एकांक आयतन पूछी है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला सवाल क्या आता है बच्चों आपसे, अगला सवाल क्या कहता है अगला सवाल कहता है बच्चों आपसे कि 3 गुना 10 की पावर माइनस के 3 मीटर क्यूब आयतन के तरल दाब। ठीक है, 3 गुना 10 की पावर माइनस के 3 मीटर क्यूब आयतन के तरल दाब पर, ठीक है, 6 गुना 10 की पावर 6, 6 गुना 10 की पावर 6, ठीक है, मीटर पर सॉरी न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर का दाब लगाने पर 5 गुना 10 के माइनस के 7 मीटर क्यूब आयतन की कमी हो जाती है। तो एक तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों की प्रारंभिक आयतन जो आपके पास में हो गया वो V दिखाते हैं, उसको कितना हो गया 3 गुना 10 की पावर माइनस के 3 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, P यानी कि दाब हो गया, है ना, दाब कितना हो गया 6 गुना 10 की पावर 6 हो गया न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आगे कहता है कि जैसे दाब लगाया तो उसके आयतन में कितनी कमी कह रहा है। ठीक है, यानी कि कमी होगी ना, तो यानी कि अंतिम आयतन कह दो या तार आयतन में परिवर्तन कह दो, आयतन में आयतन बच्चों क्या आएगा परिवर्तन, यानी कि डेल्टा V वैल्यू कितनी आएगी 5 गुना 10 की पावर माइनस के 7 मीटर क्यूब। क्या पूछ लिया आपसे, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। आयतन प्रत्यास्थ गुणांक बच्चों क्या होता है, B होता है। आपसे क्या पूछ लिया, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, यानी कि आपसे बच्चों B को पूछ लिया गया है। तो मुझको ये बताइए कि B का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था बच्चों, आपकी याद रहो B का फॉर्मूला हमारे पास आया था PV अपॉन में डेल्टा V, माइनस पे आया था, माइनस बस हमने बताया था कि जब क्वेश्चंस को करेंगे बच्चों तो वहां पर आप माइनस को लेके नहीं चलेंगे। माइनस आपको बस ये बताता है कि जैसे आप दाब बढ़ाते हैं तो आपका आयतन कम हो जाता है और दाब को अगर आप घटाते हैं तो आपका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, जब क्वेश्चन भाग मतलब गुना भाग करेंगे या क्वेश्चन करेंगे तो उसके साथ माइनस को लेके नहीं चलेंगे। तो देखिए बच्चों B बराबर आपका कितना आ गया 6 गुना 10 की पावर 6, V का मान 3 गुना 10 की पावर माइनस के 3। ठीक है, और बाद में वैल्यू कितनी होगी 5 गुना 10 की पावर माइनस के 7। अब देखिए बच्चों ये पावर आपकी, ये पावर बच्चों आपकी क्या होगा, ये पावर आपके ऊपर जाएगी तो देखिए कितना हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर, ये 6 × 18, तो B बराबर 18/5 जाएगा। जब भी पावर बच्चों आपके ऊपर जाएंगी 7 और 6 13 पावर हो जाएंगे, 13 में से आपकी 3 पावर कम हो जाएंगे तो 10 पावर बचे जाएंगी। ठीक है, 10 पावर बचे जाएंगे ना बच्चों यहाँ पे। जब यहाँ पे 10 पावर बचे जाएंगी तो उसको जब भाग करेंगे आप तो वैल्यू देखिए कितनी आएगी 5 या 15, पॉइंट लगा के बच्चों 3 बन जाएंगे, तो 6 5 5 30 है ना, तो आपके पास बचे जाएगा बच्चों 3.6 इंटू 10⁻10 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ये इसकी बच्चों वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर निकल के जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों सवाल को करेंगे। अब आगे देख लेते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या रहा है कि 1 मीटर लंबे यानी कि आपको दे दिया बच्चों 1 मीटर लंबा तार है,
जिसका आपको बच्चों एरिया दे दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको अगर बच्चों मीटर में बदल लेते हैं तो 1 × 10⁻² मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल चला जाएगा। क्षेत्रफल की इस पात छड़ जिसका आपको वाई यानी कि यंग प्रत्यास्थ गुणांक आपको दे 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तथा अल्फा आपको दे दिया बच्चों, अल्फा कितने दे दिया 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और इसको 0 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो छड़ में तनाव निकालना है, यानी कि एक तरीके से θ1 आपका होगा 0 डिग्री सेल्सियस, θ2 आपके पास में हो गया 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, तनाव निकालना है, यानी कि आपको बच्चों एफ बताना है कितना लगेगा। तो एफ बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको निकालना होगा कि कितना ताप में परिवर्तन आया। तो एक काम करते हैं, इसको थीटा ना इसको T1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, T1 T2। ठीक है, तो कितना परिवर्तन आया बच्चों, T2 माइनस के T1 चला जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 200 माइनस के 0 तरीके से 200 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो आपका डेल्टा टी आ गया। ठीक है, आपके बच्चों अगर याद हो एक फॉर्मूला हमारे पास में आया था तनाव बल निकालने का, जस्ट अभी हमने किया है यहाँ पे, एफ बराबर आपका गया था वाई ए अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, यहां से अगर वैल्यू को देखते हैं, ठीक है, यहां से बच्चों अगर हम वैल्यू को रखते हैं तो देखिए वैल्यू कितनी रखी जाएगी, एफ बराबर वाई की वैल्यू, वाई कितना बच्चों आपका 2 × 10⁻11, ये कितना है आपका, यहाँ पे बच्चों ये भी आपको चेंज करना होगा, यहाँ पावर आपकी ये कितनी जाएगी, ये चूंकि मीटर स्क्वायर था ना, तो इसलिए बच्चों यहाँ पर आपकी पावर ये 4 आएगी, 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका सही हो गया है। अब इसकी वैल्यू को एक वैल्यू को रखेंगे तो 1 × 10⁻⁴ जाएगा। अल्फा की वैल्यू देखें यहाँ पे 10⁻⁵ जाएगा, और डेल्टा टी का मान देखें तो बच्चों आपका 200 जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देख के बताइए बच्चों की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है यहाँ से आपकी, एफ बराबर, ठीक है, पावर अगर देख लेते हैं बच्चों तो एक पावर ये, दो पावर ये, तो 2 ये होगी, 11 यहाँ पर होगी, 13 पावर होगी। 13 में से 9 पावर चली जाएंगी तो बच्चों आपके पास बच जाएगी 4 पावर, 2 दूनी 4, है ना। तो आपके पास जो बल लगेगा बच्चों वो लगेगा 4 × 10⁻⁴ न्यूटन का बल काम करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, देख लीजिए 2 दूनी 4 जा जाएगा, और 5 और 4 9 पावर हो जाएंगे, 11 में से 9 के 2 बचेंगे, 2 पावर यहाँ से जाएंगे। ठीक है, तो कितना बल काम करेगा बच्चों आपका 4 × 10⁻⁴ न्यूटन। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखिए ये कह रहा है आप किससे, धातु के तार की त्रिज्या, इस क्वेश्चन में आपको रेडियस दे दी, आपको कितनी 0.35 मिलीमीटर है। अब 0.35 मिलीमीटर को जब बच्चों बदलेंगे मीटर में तो कितना आएगा, 0.35 × 10⁻⁻³ मीटर जाएगा। इस तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि, है ना, करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो आपको यहां मानना पड़ेगा, माना तार की प्रारंभिक जो लंबाई है एल, वो एल मान लिया आपने। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार वो क्या कहते हैं, जो वृद्धि आपकी हो रही है लंबाई में, जो वृद्धि आपकी हो रही है डेल्टा एल, ठीक है, डेल्टा एल कह दो या स्मॉल एल कह दो, वो एल का कितना हो रहा है 0.2%। ठीक है, तो एल इंटू 0.2 अपॉन में 100 जाएगा, इसको हटा के 0 आ जाएगी, तो आपका जाएगा 2L अपॉन में 1000। ठीक है, ये डेल्टा एल की वैल्यू आ गई। इसके बाद में आपको देखिए क्या कह रहा है, आपसे पूछा कि एफ की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ रही लगेगी यहाँ पे। ठीक है, वाई आपको दे रखा है बच्चों 9 × 10⁻10 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर है, और पाई का मान आपको यूज करना है बच्चों यहाँ पे 22/7। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला अगर आपके याद हो बच्चों, हमारे पास आया था यंग प्रत्यास्थ गुणांक का, y बराबर आपका आया था एफ एल अपॉन में a इंटू डेल्टा एल आया था। यहाँ से हमको f चाहिए, चूंकि बल चाहिए ना, तो यहाँ से अगर f को निकालते तो हमारा आएगा वाई ए अपॉन में एल इंटू डेल्टा एल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों अगर वैल्यू रखते हैं हम इसकी, तो देखिए अगर वैल्यू रखते हैं यहाँ पे तो y की वैल्यू जाएगी बच्चों 9 गुना, पहले बात तो एक काम करते हैं इसको चेंज कर लेते हैं, चूंकि हमको हमारे पास एरिया नहीं है,
तो y इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल अपॉन में एल। अब वैल्यू रखते हैं, y का मान कितना है बच्चों, 9 गुना 10 की पावर 9, ठीक है। पाई का मान बच्चों कितना जाएगा, 22/7, ठीक है। r का मान कितना है बच्चों, 0.35 इंटू 0.35, पावर देखिए 3 दूनी 6 पावर हो जाएंगी चूंकि स्क्वायर था ना, ठीक है। अब डेल्टा एल की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों आपकी, देखिए यहाँ पे 2l अपॉन में 1000 और अपॉन में प्रारंभिक लंबाई आपकी कितनी थी बच्चों, l। तो यहां से मुझे देख के बताइए कि हमारा यहाँ पर क्या कैंसिल हो सकता है। तो क्या इससे l से l कैंसिल हो जाएगा या नहीं होगा। और जब बच्चों l से l कैंसिल हो गया है यहाँ पर हमारा, तो पावर चेक कर लेंगे। तो 2 पावर यहाँ से 2 पावर यहाँ से, तो इसका मतलब बच्चों 4 पावर आ जाएंगे नीचे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपके। तो अब देखिए क्या बचा आपके पास में, f बराबर 9 गुना 22/7, 35 गुना 2, ठीक है। पावर चेक करेंगे, 10 की पावर 9 तो बच्चों ये वाली बची, 6 पावर आपके पास ये वाली है बच्चों, 4 और 3 7, 7 पावर नीचे से आएंगे ऊपर, तो माइनस के 7 हो जाएंगे ना, माइनस की 7 होगी, ठीक है। तब देखिए बच्चों क्या आपके पास रह जाता है यहाँ पे 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 9 गुना, देखिए यहाँ पे 22 गुना 35 और 5 दूनी 10, यानी कि किस में गुना करेंगे ना 10, 10 की पावर 9, यहाँ पे कितना हो गया 7 और 6 13 पावर होगी ना, ठीक है। 6 पावर यहाँ पर और 7 पावर ये वाली, तो 7 और 6 13 होगी। तो चलिए बच्चों अगर यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना हमारा आता है, तो आप देख के बताइए कि जब इसकी गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 35 दूनी 70 का 7 का 35 दूनी 70 की 0 आ गई, हंस लगा 7, 35 दूनी 70 और 7 77, ठीक है। एक 0 बच्चों आपके पास ये वाली है। तो अब मुझे ये बताइए देख के यहाँ से पावर कितनी बचेंगे बच्चों, एक काम कर लेते हैं, पावर यहाँ से हटा देते हैं। इस पूरे को सोल्व अगर किया जाता है, इस पूरे को सोल्व अगर किया जाता है, तो क्या इसकी जगह 9 और 1 10 में से 3 13 गई, तो माइनस की 3 पावर नहीं लिख सकता मैं। अगर माइनस की 3 पावर लिख सकता हूँ मैं, तो मुझे देख के बताइए बच्चों, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख लूँ 9 गुना 70 और एक पावर यहाँ से भी कम कर दूँ, माइनस के 2 लिख दूँ, ठीक है। 9 सत्ते 63 का 3 का हासिल लगा कितना 6, 9 सत्ते 63 और 6 69, पावर जाएंगे माइनस की 2, नीचे आ जाएंगे बच्चों ये वाली, तो आपका जाएगा 66 पॉइंट कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे बच्चों आपकी एक पावर कहीं मिस्टेक कर रही है आपसे, 7 और 6 13, 9 और 1 10, एक काम कर लेते हैं अभी देख लेते हैं। हाँ बच्चों देखो पावर कहाँ मिस्टेक होगी, यहाँ 10 पावर दे रखे थे, यहाँ मैंने 9 लिख दी ना, तो यहाँ पर पावर आपकी बच्चों कितनी है 10 पावर है, ठीक है। तो अब इसको आगे चलेंगे ऊपर लेके, तो 10 पावर होने का मतलब क्या होगा बच्चों यहाँ पे, कि यहाँ पर भी बच्चों आपकी 10 पावर आएंगी। अब देखिए बच्चों जब यहाँ 10 पावर आ जाएंगी आपकी देखिए, तो जब आपके 10 पावर ये बच्चों यहाँ पर आएंगे तो कितनी जाएंगी, 10 पावर ये वाली आएंगी, ये वाली, तो 10 और 1 11, तो यहाँ पे बच्चों बचेंगी आपकी माइनस की 2 बचेंगी, ठीक है। और माइनस की 2 में से यहाँ पे 1 बचेगी बच्चों, फिर जब यहाँ पे 1 बचेगी तो यहाँ पर आपकी माइनस की 1 बचेगी, और नीचे जब जाएगी बच्चों आपकी ये वाली, तो हमारा आ जाएगा 69.3 न्यूटन, ठीक है। वो 9 पावर लिख ली थी ना, 10 पावर दे रखी थी ना आपको वाई के मान की, देख लीजिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में यहाँ पर जो दे रखा था वो 9 गुना 10 के बाद 10 दे रखा था, और हमने पावर वहाँ पे 9 लिख कर चले थे, ठीक है। तो अब हमारा आंसर ये सही आ गया। तो इसका मतलब कितना बल लगेगा बच्चों हमारा इसमें, 69.3 न्यूटन का फोर्स आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों
आज के लिए बस बच्चों इतना ही, ठीक है। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर के साथ अगली वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।